अरे नीलम भाई का मुजरा देखने नहीं जाना? टाइम हो गया है। मुजरा तो स्टार्ट भी हो गया होगा और तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो। चलो उठो, जल्दी करो। जहांजेब के तीनों दोस्त अहमर, हफीज और ताहिर उठ खड़े हुए। हफीज कहने लगा, यार नीलम भाई तो बड़े गजब की चीज है। हाय जालिम की क्या अदाएं हैं। जब वो पतली नाजुक कमर मटकाती है ना, माथे पर हाथ रखकर सलाम करती है, जब वो झील जैसी गहरी आंखें घुमाती है तो मैं अपना हाथ सीने पर रख लेता हूँ। काश एक रात के लिए इसकी बुकिंग हो जाए, फिर तो मजे ही मजे। जहाजेब कहने लगा, यार चलना भी है कि नहीं, या यहीं इसके हुस्न के कसीदे पढ़ते रहोगे? अगले 5 मिनट में वो अहमर की कार में सवार बाजारे हुसन की तरफ जा रहे थे और 20 मिनट के बाद वो नीलम बाई के कोठे पर बैठे थे। मुजरा भी शुरू नहीं हुआ था। तमाशबीन नीलम बाई का इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट के बाद पर्दे की ओर से नीलम बाई बरामद हुई। इसने झुककर माथे पर हाथ रखकर तमाम तमाशबीनों को आदाब बोला और कालीन पर बैठकर घुंघरू बांधने लगी। तमाम साज वाले, तबला बजाने वाला, हारमोनियम, सारंगी बजाने वाला मुस्तैद बैठे थे। जैसे ही नीलम बाई घुंघरू बांध कर खड़ी हुई तो तमाम साज बज उठे और नीलम बाई ने नाचना शुरू कर दिया। तमाशबीन इसकी हर हर अदा पर मिटे जा रहे थे और इस पर नोट फेंक रहे थे। आज नीलम बाई को 102 पर बुखार था, मगर वो अपने बुखार को भूलकर तमाशबीनों की दिल खुश कर रही थी, जबकि बूढ़ी नायिका इस पर सदके वारी जा रही थी और इसकी बलाएं ले रही थी। 1 घंटे के बाद नीलम थक कर चूर हो गई। अब इसमें नाचने की मजीद शक्कत नहीं थी। नायिका को मालूम था कि नीलम को बुखार है, तो इसने आंख से इशारा किया और अगले लम्हे वो वहां से कमरे में चली गई। आज भी इसने अच्छी खासी कमाई की थी। एक बंदा कालीन पर बिखरे नोट उठा रहा था। तमाशबीनों का दिल अभी नहीं भरा था। वो नायिका से शिकवा कर रहे थे कि इतनी जल्दी नीलम क्यों चली गई। तो नायिका इन्हें बता रही थी कि इसकी तबीयत बहुत खराब है। आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। तमाशबीन उठकर जाने लगे, मगर अहमर वहीं बैठा रहा। इसके तीनों दोस्त भी उठ खड़े हुए, मगर अहमर का दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को। वो आगे बढ़ा और 5,000 का नोट नायिका की मुट्ठी में दिया और कहा कि इसकी मुलाकात एक बार नीलम से करवा दे। नायिका ने नोट देखा तो इसकी बातचीत खिल गई। इसने अहमद से कहा, आप कल दिन 12 बजे के बाद तशरीफ ले आए, आपकी मुलाकात करवा दूंगी। अहमद वहां से उठ खड़ा हुआ और दोस्तों के साथ कोठे से बाहर आ गया। जहांजेब, हफीज और ताहिर तीनों हैरान थे कि अहमद को क्या हो गया है। वो इसे बार बार पूछ रहे थे, मगर अहमद खामोश था। इसने इन तीनों को ड्रॉप किया और अपने घर आ गया और आकर सो गया। अगले दिन वो 12:30 बजे नीलम बाई के कोठे पर था। नायिका इसे नीलम के कमरे में ले गई, जहां नीलम एक चारपाई पर लेटी थी और बुखार में फक रही थी। नायिका के साथ अहमद को देखकर वो उठकर बैठ गई। अहमद ने पूछा, कैसी तबीयत है? बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, मगर पेनाडोल की गोलियां ले रही हूँ, लेकिन आराम नहीं आ रहा। चलें उठें, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, अहमद ने खड़े होते हुए कहा। नायिका ने भी जाने का इशारा दे दिया था, तो वो एक रोबोट की तरह नायिका के इशारे पर उठ खड़ी हुई। इसने मुंह हाथ धोया, सर पर चादर ली और जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी साथ चलती हूँ, नायिका ने नीलम का हाथ थामते हुए कहा। अहमद ने दोनों को अपनी कार में बिठाया और एक डॉक्टर के क्लिनिक में ले गया, जहां डॉक्टर ने नीलम का अच्छी तरह मुआयना किया और कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मौसमी बुखार है। मैं ये दवा लिख रहा हूँ, दवा के साथ साथ 1-2 दिन रेस्ट करें, अच्छी गजा लें तो ठीक हो जाएगी। अहमद ने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, कुछ जूस के डब्बे लिए, फलों की दुकान से काफी सारे फल लिए और इनको लेकर कोठे पर आ गया। इसने नीलम को हदायत दी कि बाकायदगी के साथ दवा और इसके साथ साथ फल खाने हैं, मुकम्मल आराम करना है। फिर इसने अपनी जेब से 15,000 रुपये निकालकर नायिका को दिए और कहा, आज रात ये मुजरा नहीं करेगी, इसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। फिर इसने नीलम को दवाई खिलाई और कहा, चारपाई से बिला जरूरत नहीं उठना। अहमद एक अमीर बाप का बेटा था। इसके बाप की शहर में बहुत सारी जायदाद थी। कई मकान, दुकानें, गोदाम, 3 प्लाजे इसकी मलकियत में थे, जिनसे 8-10 लाख रुपए माहवार किराया आता था। अहमद की उम्र अभी सिर्फ 14 साल हुई थी कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया था।
जब तक इसकी माँ जिंदा थी वो बाकायदगी से स्कूल और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के साथ साथ कुरान पाक का सपारा पढ़ने जाया करता था। इसकी माँ एक मजहबी औरत थी। वो अपने बच्चे को दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करवा रही थी। जमाने की ऊंच नीच और हर इंसान की इज्जत और एहतराम करना, रिश्तों का एहतराम करना इनकी पहचान इसे साथ साथ बताती थी। मुख्तसर ये कि वो इसकी बहुत अच्छी तरबियत कर रही थी, मगर एक रात इसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अहमर उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। वो अपनी माँ से बहुत करीब था। माँ की वफात से इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया था और वो बिखर गया। इसका बाप एक लापरवाह और खुदगर्ज इंसान था। वो अपने काम से मतलब रखता था, इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। जैसे इसकी माँ फौत हुई, इसके बाप ने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और साल बाद एक बच्चा भी पैदा हो गया। 18 साल की उम्र तक अहमद ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। इसने गिरते पड़ते मैट्रिक तो कर लिया, मगर साथ में सौतेली माँ की झिड़कियां और ताने बर्दाश्त करता रहा। इसकी माँ तो फजर की नमाज के वक्त उठ जाती थी, मगर सौतेली माँ सुबह 10 बजे तक सोती रहती थी। इसका बाप सुबह सवेरे काम पर चला जाता और बाजार से नाश्ता करता, जबकि अहमद खुद ही डबल रोटी गर्म करके जैम लगाकर खा लिया करता और घर से बाहर निकल जाता। मैट्रिक के बाद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसी असना में जहांजेब, हफीज और ताहिर से इसकी दोस्ती हो गई। ये चारों दोस्त खूब आवारागर्दी करते थे और अहमद के पैसों पर अय्याशी करते। इधर इसकी सौतेली माँ को अहमद का वजूद बुरी तरह से खटकता था। जब इसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो अहमद के बाप को किसी तरह राजी करके इसे 5 मरले का घर और कुछ दुकानें, एक प्लाजा इसको दे दिया। अहमद ने अपना माँ बाप का घर छोड़ दिया और अलग रिहाइश रख ली। जो जायदाद अहमद को मिली थी, इसका तकरीबन 2.5 लाख रुपए माहवार किराया इसे मिलता था। इसने एक सेकंड हैंड अच्छी कार खरीदी, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगा। इसके तीनों दोस्त सारा दिन इसके घर में रहते। रात गए तक इनकी वहां महफिल जमती। सिगरेट पीते, पान गुटखा खाते और तो और उन्होंने अब बाजारे हुसन जाना शुरू कर दिया था। अहमद नमाज की अदायगी और कुरान पाक की तिलावत को छोड़ चुका था। वो अपने दोस्तों के रंग में रंग गया था। अब इन्हें नीलम बाई मिल गई थी। वो पिछले चंद दिनों से इसके कोठे पर जा रहे थे। अहमद को नीलम अच्छी लगती थी, इसे इससे हमदर्दी थी। वो जानता था कि तवाइफ कभी किसी की नहीं होती, इसे सिर्फ पैसों से प्यार होता है। जब पैसा खत्म तो तमाशबीन कोठे से निकाल दिया जाता है। छोटी सी उम्र में वो ये सब बातें समझता था, मगर इन सब बातों के बावजूद इसे नीलम का पूरा एहसास और ख्याल था। तो यही वजह थी कि वो इसे डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए ले गया। दवाइयां वगैरह लेकर दी और पूरे 2 दिन नीलम ने मुजरा नहीं किया। रोजाना इसकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता रहा। इन 2 दिनों में इसकी अच्छी खासी वाकफियत नीलम से हो गई थी। 2 दिन के बाद नीलम मुकम्मल सेहतयाब हो गई और इसने फिर से मुजरा करना शुरू कर दिया। नीलम, जिसका असली नाम नौरीन था, इसने एक मतवासित घराने में आंख खोली। वो घर में सिर्फ 4 अफराद थे, इसके अब्बू, अम्मी और भाई। इसके भाई का नाम हनीफ था, जो इससे 2 साल छोटा था। नौरीन के अब्बू का जनरल स्टोर था, जो सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता था। इसके अब्बू सुबह 7 बजे नाश्ता करके चले जाते और रात 10:30 बजे घर वापस आते थे। आकर खाना खाते और सो जाते। नौरीन बचपन ही से बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील, शरारती, शोख चंचल लड़की थी। इसमें खुद नुमाई की बहुत आदत थी और इसे मशहूर होने का बहुत शौक था। इसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो शोबिस में आए, मगर रास्ते में बहुत मुश्किलात थीं। वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। इसके पास एक नया टच मोबाइल था। इसकी एक सहेली ने इसे मशवरा दिया कि वो टिकटॉकर बन जाए, छोटी छोटी फिल्में बनाकर मोबाइल पर अपलोड करे और अपना यूट्यूब पर एक चैनल बना ले, तो इन फिल्मों की वजह से मशहूर हो जाएगी। और दूसरा, अगर किसी प्रोड्यूसर की नज़र इसकी किसी शॉर्ट फिल्म से गुजरेगी तो हो सकता है इसे किसी ड्रामे में काम करने का मौका मिल जाए। नौरीन को ये मशवरा अच्छा लगा था। चुनाचे वो कॉलेज में पढ़ने कम और शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए जाती, जिसमें वो मुख्तलिफ लतीफ़ों पर मबनी टिकटॉक मूवी बनाती। कभी अशार पढ़ती, कभी डांस करती। वो ये सब अपने घर वालों से चोरी छुपे करती और वो किसी प्रोड्यूसर की नज़र में तो ना आई, मगर अपने हल्के के एमएनए के बेटे चौधरी परवेज की नज़रों में आ गई। चौधरी परवेज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, बहुत अयाश था। इसकी उम्र 27 साल थी। बाप इलाके का एमएनए था, तो वो बहुत बदमाशियां करता था। कोई इसे पूछने वाला नहीं था। इसने किसी तरीके से नौरीन का मोबाइल नंबर हासिल किया। कभी कभी वो इससे फोन पर बातचीत कर लेता।
नौरीन के हुस्न और इसके डांस और इसके पढ़े हुए अशआर की बहुत तारीफ करता, जिसे सुनकर वो हवाओं में उड़ती। नौरीन ने जब ये सुना कि चौधरी परवेज एमएनए का बेटा है तो इसे ख्याल आया कि वो बाअसर इंसान है। हो सकता है वो इसे किसी टीवी ड्रामे में काम दिलवा दे। इसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो चौधरी परवेज कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो बहुत टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हें जरूर किसी ड्रामे में काम दिलवाऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हारी मुलाकात किसी प्रोड्यूसर से करवा दूंगा और इसे कह भी दूंगा। चुनाचे नौरीन ने चौधरी परवेज से जल्द मिलने का वादा कर लिया और आखिर वो दिन आ ही गया जिस रोज नौरीन और चौधरी परवेज की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। चौधरी परवेज ने पुरतकल्लुफ खाने के साथ साथ बहुत सारे तोहफे जिनमें कीमती कपड़े, परफ्यूम्स, मेकअप, हैंडबैग्स, गरम चादर शामिल थी, नौरीन को दिए। इसकी हुस्न और सरापे की दिल खोलकर तारीफ की और वादा किया कि अगली मुलाकात में वो इसे प्रोड्यूसर से जरूर मिलवा देगा। नौरीन खुशी खुशी घर लौट आई। वो पगली क्या जाने, बकरे को कुर्बान करने से पहले इसकी खूब खिदमत की जाती है, खिलाया पिलाया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, फिराया टुराया जाता है और फिर आखिर कुर्बान कर दिया जाता है। नौरीन भी कुर्बान होने जा रही थी, मगर वो अपनी कुर्बानी से लाइलम थी। वो तो अपने हालात में मगन थी और मशहूर होना चाहती थी। यही इसका ख्वाब था जिसकी तकमील वो चौधरी परवेज से चाहती थी, मगर चौधरी परवेज एक नहायत चालाक, मकार और अयाश नौजवान था। वो कई कलियों का रस चूस चुका था, हवस परस्त इंसान था और इसकी हवस का शिकार कई लड़कियां अपनी किस्मत को कोस रही थीं। इन्हीं में नौरीन भी शामिल होने जा रही थी। चौधरी परवेज का कोई भी जानने वाला प्रोड्यूसर नहीं था। वो तो इसने नौरीन को फंसाने के लिए सिर्फ चारा डाला था। एक हफ्ते बाद नौरीन की मुलाकात दोबारा चौधरी परवेज के फार्म हाउस में इससे हुई। इसने नौरीन से कहा कि इसकी बात प्रोड्यूसर से हो गई है, वो थोड़ी देर में यहाँ आ रहा है। इसने चिकनी चिपड़ी बातों से नौरीन का खूब दिल बहलाया, इसकी इज्जत तार तार की। ना सिर्फ खुद बल्कि इसके दोस्तों ने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। चौधरी परवेज ने अपने एक दोस्त के साथ नौरीन की एक फिल्म भी बना ली और इसी फिल्म की बलबूते वो नौरीन को ब्लैकमेल करने लगा। नौरीन इनके हाथों में खिलौना बनी हुई थी। इसने किसी भी प्रोड्यूसर से नौरीन की मुलाकात नहीं करवाई। हकीकत ये थी कि कोई प्रोड्यूसर था ही नहीं। वो जब चाहता नौरीन को अपने फार्म हाउस पर बुला लेता और चौधरी परवेज और इसके दोस्त इससे खूब दिल बहलाते। नौरीन इनके दरमियान बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो इस दलदल से निकलना चाहती थी, मगर वो हर रोज इसमें धंसती जा रही थी। एक दिन इसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब थी। उस रोज उन्होंने अपना जनरल स्टोर ना खोला और घर पर ही थे। इसका भाई भी आज घर पर था। नौरीन को चौधरी परवेज ने कॉल करके अपने फार्म हाउस पहुंचने का कहा, मगर इसने बताया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि इसके अब्बू और भाई घर पर हैं। इतना कहकर इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। चौधरी परवेज को बहुत गुस्सा आया तो इसने नौरीन की फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हर जगह इसकी फिल्म के चर्चे होने लगे। कुछ लोग तो तौबा तौबा करने लगे और ज्यादा लोग तो चस्के लेने लगे। किसी तरीके से वो फिल्म नौरीन के भाई हनीफ तक भी पहुंच गई, जिसे देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपने घर नहीं गया। इसने इस फिल्म की तहकीक की तो इसे पता चला कि इसके पीछे चौधरी परवेज और सारी कारिस्तानी इसी की है। इसने बाजार से एक तेज धार खंजर लिया, इसे अपने कपड़ों में छुपाया। अब चौधरी परवेज की मौत आई हुई थी। कहते हैं कि जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है। चौधरी परवेज की मौत इसे बाजार की तरफ ले आई, जहां हनीफ मौजूद था। चौधरी परवेज जैसे ही गाड़ी से उतरा तो इसे देखकर हनीफ का खून खोल उठा। वो गुस्से से दौड़कर इसकी तरफ गया और आओ देखा ना ताओ जाते ही इस पर हमलावर हो गया। खंजर का वार सीधा इसकी गर्दन पर किए, जिससे इसकी शहरक कट गई और वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। चौधरी परवेज के साथी लपक कर इसके पास आए, मगर देर हो चुकी थी। खून के फव्वारे छूटे हुए थे और वो हाथ पांव हिला रहा था। चौधरी परवेज के साथियों ने हनीफ को पकड़ लिया। एक ने एम्बुलेंस, दूसरे ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर एम्बुलेंस के पहुंचने तक चौधरी परवेज ठंडा हो चुका था। उन्होंने इसकी लाश को एम्बुलेंस में डाला, अस्पताल ले गए, पुलिस भी आ गई और हनीफ को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। डॉक्टर ने चौधरी परवेज की लाश का मुआयना किया और मौत की तस्दीक कर दी। इसके बाप एमएनए को, जो उस वक्त इस्लामाबाद में कौमी असेंबली के इजलास में था, टेलीफोन पर इसके इकलौते बेटे के कत्ल की इतला मिली तो वो इजलास छोड़कर रोता पीटता अपने शहर आ गया।
चौधरी परवेज के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह सारे शहर में फैल गई। टीवी पर इसकी मौत की खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर नशर किया गया। कत्ल की वजह को मख्फी रखा गया और बताया गया कि मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। अब एफआईआर में कत्ल की वजह जो लिखी वो ये थी कि हनीफ पिछले 6 महीने से चौधरी परवेज के पीछे पड़ा हुआ था कि अपने बाप से कहकर इसकी सरकारी नौकरी लगवा दे। तो आज वो बड़े गुस्से और तैश में था। इसने मुलाजमत का मुतालबा दोहराया, मगर चौधरी परवेज का जवाब यही था कि पाबंदी खत्म हो जाए तो इसे मुलाजमत मिल जाएगी। मगर हनीफ ने इस पर हमला कर दिया और बेदर्दी से इसे कत्ल कर दिया। नौरीन के माँ बाप को जब इसकी वीडियो फिल्म और हनीफ का चौधरी परवेज का कत्ल करने का पता चला तो वो गश खाकर रह गए। एमएनए को अपने बेटे की मौत का बेहद सदमा था। इसने अपने कारिंदों के जरिए हनीफ के माँ बाप को भी मरवा दिया। नौरीन किसी तरह बचती बचाती दारुल अमान पहुंच गई, मगर यहाँ आकर इसे पता चला कि हर रात लड़कियों की बुकिंग होती है और इन्हें मुख्तलिफ मर्दों के ठिकाने पर भेजा जाता है और सुबह सवेरे वो वापस आ जाते हैं। इनके बदले जो पैसे मिलते हैं वो दारुल अमान की इंचार्ज हड़प कर जाती है। लड़कियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। खूबसूरत लड़कियों की डिमांड ज्यादा होती है। नौरीन सबसे ज्यादा खूबसूरत थी तो हर रात इसकी डिमांड आने लगी, मगर पैसों के नाम पर इसे कोई भी चीज ना मिलती। बस रहने के लिए जगह, 3 टाइम का खाना। नौरीन ने वहां 4 महीने वहां गुजारे और आखिर बहुत सोच विचार के बाद इसने ये फैसला किया कि आखिर जिस्म ही बेचना है तो वो क्यों ना बाजारे हुसन चली जाए, जहां इसे कम से कम पैसे तो मिलेंगे। और एक दिन इसने चुपके से दारुल मान छोड़ दिया और बाजारे हुसन चली गई, जहां इसे हाथों हाथ लिया गया। बूढ़ी नायिका ने इसे वहां के असूल बताए, इसे डांस सिखाया, गाना सिखाया, तमाशबीनों के सामने आने जाने और गुफ्तगू करने के आदाब सिखाए। इसका नाम नौरीन से नीलम रखा। इस काम के लिए पूरे 6 महीने लग गए और आखिर एक दिन इसे काम पर लगाया गया। नौरीन, जो कि पहले ही थोड़ा बहुत डांस करना जानती थी, ट्रेनिंग के बाद वो नाचने गाने में ताक हो गई। थोड़े ही दिनों में इसके पूरे शहर में धूम मच गई। अहमर अब रोजाना दिन के टाइम बाजारे हुसन जाने लगा। बाजारे हुसन जहां दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। अहमर को नीलम बाई बहुत अच्छी लगती थी, बल्कि इसे इससे प्यार हो गया था। वो महंगी महंगी शॉपिंग करवाता, इसे होटल से खाना खिलाता। दूसरे लफ्जों में वो अपनी दौलत इस पर लुटा रहा था। एक दिन इसने इजहार मोहब्बत कर दिया, जिसे सुनकर नीलम हंस पड़ी। अहमर कहने लगा कि वो संजीदा है और इसे अपनी शरीकी हयात बनाना चाहता है। तो इस पर नीलम ने इसे अपने सारे हालात और बाजारे हुसन तक पहुंचने के वाकयात सुना दिए। अहमर कहने लगा कि गोया तुम्हारा माजी तो बुरा है, तुमने बहुत गुनाह के काम किए हैं, मगर मेरे लिए तुम बस मेरी नीलम हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मगर तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। अहमद साहब, आप जज्बाती ना हो। अगर मैं आपसे शादी कर भी लूं ना, तो 2-4 साल बाद आपके सर पर सवार जो इश्क का भूत है ना, वो उतर जाएगा। एक तो मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, दूसरा मैं बाजारे हुसन की अब तवाइफ हूँ, तीसरा बहुत सारे मर्दों ने मुझे पामाल किया है। मैं गुनाहों की गठरी हूँ। मेरे साथ शादी करने के बाद आप माशरे में सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। लोग आपको ताने देंगे कि वो देखो, एक तवाइफ का खामन जा रहा है, और आप फिर शर्मिंदा होंगे। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? किसी को बुराई और गुनाहों की दलदल से निकालने का काम अच्छा है या बुरा? अच्छा काम करने के नतीजे में मैं सर उठाकर जीऊंगा। मुझे लोगों की बातों और तानों का कोई डर खौफ नहीं है। मुझे तुमसे सच्चा इश्क है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। और याद रखो, जिंदगी में कभी तुम्हारे माजी का जिक्र नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कभी कोई ताना दूंगा। ये मेरा वादा है। मेरा सारा खलूस और प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूंगा। बस तुम हाँ कर दो, फिर देखो मैं तुम्हें किस तरह यहाँ से निकाल कर ले जाता हूँ। अहमद की बातें सुनकर नीलम खामोश हो गई और कहने लगी, अहमद साहब, अगर आप बजिद हैं तो ठीक है, मुझे 2-4 दिन सोचने के लिए दें, फिर मैं आपको बता दूंगी। तुमने किससे सलाह मशवरा करना है? अपने आप से, अपने जमीर से और अपने दिल से। और हाँ, आपकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि फैसला आपके हक में ही आएगा। बस मुझे 3 या 4 दिन का टाइम दे दें तो मैं आपको बता दूंगी। अहमद खुशी खुशी वहां से वापस आ गया। रात को वो सोने के लिए लेटा तो इसकी आंखों में नीलम की तस्वीर थी और इसका दिल नीलम के प्यार से भरपूर था।
वो नीलम को इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहता था, इसकी महरूमियों का अजाला करना चाहता था। वो इसके माथे पर लगा तवाइफ का लफ्ज मिटाना चाहता था। वो इसे अपने घर की मलका बनाना चाहता था। इधर नीलम ने अहमद के दिल में अपने लिए प्यार का जज्बा देखा। इसे वहां खलूस, सच्चाई और वरफ्तगी नजर आई तो इसका दिल पसीज गया। इसने अहमद की मोहब्बत को कबूल कर लिया। वो खुद इस माहौल से निकलना चाहती थी। इसकी भी अब यही आरज़ू थी कि इसका अपना घर हो, शौहर हो, बच्चे हों। वो अपने खामन की खिदमत करे, बच्चों को पाले, एक बाइज्जत, मुहज्जब और शरीफाना जिंदगी गुजारे। इन 2-4 सालों में इसने तमाम हालात और वाक़यात देख लिए थे। अब इसे अहमद का साथ मिल रहा था। वो दिलो जान से इससे शादी करने के लिए आमादा था। इसने अहमद के हक में फैसला दे दिया था। अब अगली मुलाकात में इसने इसे बताना था। शाम हुई तो कुछ बंदे बाजारे हुसन आए और नायिका से मिले। उन्होंने कहा कल इनके यहाँ शादी की तकरीब है और मेहंदी है, तो नाच गाने का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए नीलम इनकी बड़ी सी हवेली में रात भर मुजरा करेगी। उन्होंने 1 लाख रुपए एडवांस नायिका को दिया और कहा मुजरे के बाद 2 लाख रुपए और देंगे। वेले अलग होंगी, जो पैसे नीलम पर निशावर होंगे वो भी इन्हीं के ही होंगे। इतने पैसों का सुनकर नायिका की राल टपकने लगी। इसने लाख रुपया पकड़कर हामी भर ली। इन बंदों ने कहा कल शाम को हमारी गाड़ी नीलम बाई को लेने पहुंच जाएगी, आप इसे तैयार रखना। नायिका ने नीलम बाई से बात की तो वो ये सोचकर मान गई कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। नायिका को पैसों की जरूरत थी। फंक्शन से अगले दिन इसने बाजारी हुसैन को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह देना था और चुपके से अहमद से निकाह करके एक नई जिंदगी का आगाज करना था। अहमद अपने तीनों दोस्तों से दूर हो चुका था। वो इनसे बहुत कम मिलता। बाजारे हुसैन भी अकेला ही जाता, जिसका इसके दोस्तों को कलक था, क्योंकि वो तीनों खाली जेब थे, अहमद के पैसों पर ही अय्याशी कर रहे थे। मगर पिछले 1 माह से अहमद ने इनसे अपना हाथ खींच लिया था। अहमद के दोस्तों को पता चल गया था कि वो नीलम के इश्क में मुब्तला है। वो तीनों अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे और एक दिन अहमद के वालिद के पास जा पहुंचे। इसे सारा माजरा कहा सुनाया। अहमद अपनी दौलत नीलम बाई पर निछावर कर रहा है और अनकरीब इससे शादी भी कर रहा है। जनाब, आप इस शहर के मोअज़्ज़ज़ और शरीफ हस्ती हैं। अहमद आपके खानदान की इज्जत को दांव पर लगाना चाहता है, तो आप अपनी इज्जत को बचा लें। अपने बेटे के दोस्तों की बातें सुनकर इसकी गैरत को जोश आया और वो अहमद को मिलने इसके घर पहुंच गया और जाकर इससे पूछा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ अहमद? हाँ अब्बू, ये बात दुरुस्त है। मैं नीलम से प्यार करता हूँ और इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर इसका बाप तैश में आ गया और कहने लगा, अच्छा, तो तुम एक तवाइफ को मेरी बहू बनाना चाह रहे हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वो खानदानी तवाइफ नहीं है अब्बू, एक शरीफ घराने की बेटी है। इसके हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो बाजारे हुसन पहुंच गई। अब वो शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहती है, तो मैं हर हाल में इसे शादी करूंगा और मैं शादी का वादा कर चुका हूँ। अहमद के बाप ने इससे बहुत तकरार की, मगर वो टस से मस ना हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ नीलम से, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगा। अपने बेटे का अटल इरादा देखकर बाप कहने लगा कि वो इसे अपनी तमाम जायदाद से आग करता है। अब इसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कल तक वो ये घर भी छोड़ दे। मैं सुबह अखबार में आग नामे का इश्तिहार भी छपवा दूंगा। अब इसे मेरी जायदाद से 1 पाई नहीं मिलेगी। इतना कहकर इसका बाप गुस्से से पांव पटकता वहां से चला गया। अहमद ने सोचा वो अपनी गाड़ी बेचकर कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, मगर अपने बाप से भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन नीलम खूब बन ठन कर तैयार हुई। बेहतरीन सूट पहना, आज वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। 10 बजे शादी वाले घर पहुंच गई। सब लोग इसे देखते ही रह गए। थोड़ी देर के बाद म्यूजिक बजने लगा। वो थिड़कने लगी। 400-500 से ज्यादा तमाशबीन थे। हर बंदा इस पर फिदा हो रहा था। वो नाच रही थी और बेहतरीन रक्स पेश कर रही थी। तमाशाई इस पर नोटों की बरसात कर रहे थे। जमीन पर हर जगह नोट बिखरे पड़े थे। वो अपनी धुन में अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। इसी रक्सो सरवर की महफिल में कुछ मंचलों ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और नशे में बदमस्त होकर इसके साथ नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते एक जवान ने नीलम को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। नीलम ने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, मगर उस नौजवान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हर तरफ शोरगुल था। अपनी अपनी बिसात के मुताबिक हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा था। कोई ने रोकने वाला नहीं था। पूरा घंटा इब्लीस रक्स करता रहा और नीलम पमाल होती रही।
वो बेचारी दम साधे सिमटी अपने जिस्म को इन भेड़ियों से बचाने की कोशिश करती रही, मगर बेसुध। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और वो अकेली एक नर्म और नाजुक लड़की थी। आखिर वो बेहोश हो गई। लोग इसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा करते रहे। वो कुत्तों के खौल में पड़ी रही, जो इसके जिस्म की बोटियां नोचते रहे, और इसी हालत में आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो गई। अहमद ने अपना घर छोड़ दिया, सीधा बाजार हुसन गया। वहां इसे पता चला कि नीलम शादी के एक फंक्शन पे परफॉर्म करने गई है। इसने शादी वाले घर का एड्रेस पूछा और वहां पहुंच गया। लोगों का एक हजूम था और पुलिस वहां आई हुई थी और वो लोगों से पूछताछ कर रही थी। पंडाल के दरमियान में नीलम की नुचड़ी हुई और रूंधी हुई जख्म से भरपूर बेलिबास लाश पड़ी थी। इसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा पड़ा था और कई जगहों पर खून जमा हुआ था। अहमद गुमसुम खड़ा वहां लाश को देखे जा रहा था। इसकी आंखों से आंसू रवा थे। अपनी मोहब्बत का ये हाल देखकर, इसकी लाश देखकर वो अपने हवास खो बैठा। एक तो इसके बाप ने इसे अपनी सारी जायदाद से आग कर दिया था और जिसके लिए आग किया था वो बेचारी बेबसी की मौत मर गई थी। अहमद पागल हो गया। जब इसके बाप को पता चला तो इसने अहमद को महंगे अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां मुल्क के सब काबिल और लायक डॉक्टर्स इसका इलाज कर रहे थे, मगर इसकी हालत जूं की तूं है। वो हर वक्त नीलम की याद में खलाओं में घूरता रहता है। वो लड़की जो हदें फलांग कर जिंदगी गुजारती है, माशरा इसको तवाइफ कहता है। वो नाकाबिले नफरत होती है। मगर उन मर्दों के बारे में क्या ख्याल है जो ऐसी मकरू पेशे वाली औरतों के पास जाते हैं और अपने नशे में मस्त होकर कुत्तों की तरह इन्हें भंभोड़ कर रख देते हैं।